Hello everyone and a very good morning to everybody. Welcome to Sleepy Classes. तो आज हम 4 जुलाई के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स इटसेल्फ। तो मेजरली आज के जो पेपर के क्वेश्चंस होंगे वो अलाइन कर रहे होंगे और ज़्यादा आपके जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे आपसे जा सकते हैं, बट कुछ न्यूज़ रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स आर्मर्ड व्हीकल्स नॉट फॉर 1 लाख करोड़ परचेजेस। सो बेसिकली अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉट यानी कि हाँ कर दी गई है फॉर अ 1 लाख करोड़ परचेज ऑन द डिफेंस एंड पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ों के ऊपर? आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री की इन्होंने बात की, यानी कि जो हमारी नेवी है, आर्मी है एंड मिलिट्री है, तीनों के लिए एक सिंगल हमारे पास ऐसी इन्वेंट्री होनी चाहिए फॉर ऑल दोज इक्विपमेंट्स जो कि कॉमन टू यूज हैं तीनों के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा बजट में सेविंग भी हो जाएगी, प्लस अगर इन केस हम देखते हैं इमरजेंसी के टाइम पे कोई ज़रूरत भी पड़ जाती है तो आप उस कॉमन इन्वेंट्री से वो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, है ना। सो उसके अलावा डिफेंस सिस्टम के लिए बोला गया, डिफेंस सिस्टम के लिए भी नॉट मिल गया है यहाँ पे। सो इसके अलावा हम क्या क्या चीज़ों के ऊपर देख सकते हैं कि उन्होंने अलाउ किया है बजट के लिए मूव्ड माइंस, देन माइंस काउंटर मेजर वेसल्स, सुपर रैपिड गन माउंट, सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स, ये सब चीज़ों के लिए अब अलाउ कर दिया गया है या नॉड मिल गई है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा आपको कुछ और पता होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सो इन डिटेल अलाइनिंग विद द सिलेबस आपको ये मैं पूछ रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में आपको इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर दे सकते हैं। अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो ब्रह्मोस है वो एक क्रूज मिसाइल है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल है। तो उन दोनों के बीच का एक मेजर डिफरेंस यही रहता है कि उनकी ट्रेजेक्ट्री क्या है वो डिफरेंट रहती है एंड इनके लॉन्चिंग का सिस्टम जो है वो अलग रहता है ना। बैलिस्टिक मिसाइल्स में हम देखते हैं कि काइंड ऑफ रॉकेट की तरह ये लॉन्च होती हैं। क्रूज मिसाइल की तरह अगर हम देखते हैं या थोड़ा सा गौर फरमाते हैं जब, तो वो जेट की तरह एक तरह से लॉन्च होती है ना। दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस यही है। ट्रैजेक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका आंसर चेक करते हैं तो हमारी जो क्रूज मिसाइल है ना वो लोअर ट्रैजेक्टरी पे सीधे तरीके से या आड़े टेढ़े रास्तों से, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो एक तरह से अगर बता दिया गया, लॉक इन कर दिया गया है, तो वो उसको फॉलो कर लेती है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है टेरेन को, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली वो टारगेट तक पहुंच सकती हैं जैसी मर्जी ट्रेजेक्टरी हो। बट जब हम क्रूज मिसाइल्स के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं तो उनकी जनरली एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ही होती है ना। तो अब उसके ऊपर और डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं उस पर बिल्डअप आप कर सकते हैं। देन इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टच 11 मंथ हाई इन जून 2025। सो यहाँ पे ना न्यूज़ में आपको यही चीज़ बोली गई है कि रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो सैंक्शंस लगा दी गई थी, मना कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी दी है कि सैंक्शन किसी तरह की ऐसे नहीं लगाई है कि ट्रेड नहीं कर सकते, बट जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना उन्होंने एक कैप लगा दिया कि हम $60 पर बैरल के अलावा या फिर $60 पर बैरल से ऊपर जितना भी हमारे पास ऑयल आता है या उस अमाउंट से ऊपर पर बैरल जितना भी हमारे पास ऑयल आता है वो हम परचेज नहीं करेंगे। जो कि इन एनी केस अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की देखें या लॉजिस्टिक्स के बेसिस पे देखें, रशिया की तरफ से वो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो इससे महंगा जो तेल अगर कोई भी कंट्री सप्लाई कर रही है तो वेस्टर्न नेशंस नहीं लगाएंगे, है ना। तो एक तरह से सैंक्शन नहीं लगाई गई है, वो एक कैप लगा दिया गया है। ठीक है, सो रशिया इसी वजह से अब भेज नहीं सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता ऑयल टू द वेस्टर्न नेशंस। तो उस टाइम पे अब इंडिया जो है उन्होंने मैक्सिमम जो ऑयल 11 मंथ्स में अगर हम देख रहे हैं वो रशिया से इंपोर्ट किया है यहाँ पे, है ना। सो उसी के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो इंडिया के साथ ना यहाँ पर अब इशू क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वो 9 जुलाई वाला टैरिफ डील को लेकर इशू चल रहा है, अगर वो इंडिया नहीं कर पाई ड्यू टू रशियाज इन्फ्लुएंस या रशिया से इंडिया ऑयल लेता है, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देन 25% से ज़्यादा हमें टैरिफ देना पड़ेगा। सो अब इंडिया माइट लुक आउट फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अगर रशिया वाला जो हमें वॉइड फिल करना है एंड सस्ते में फिल करना है, जो कि अब या तो आप वॉइड फिल करने के लिए सस्ते को ढूंढेंगे या आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू करेंगे ताकि डिप्लोमेटिकली भी या इंटरनेशनली भी आपकी जो कंट्री है वो किसी तरीके से यहाँ पे वीक नजर ना आए, है ना, या इंटरनेशनल प्रेशर कोई कंट्री ना दे सके। सो उसी के अकॉर्डिंगली अब ये चीज़ें देखी जा रही हैं। सो आपको डेटा में यहाँ पर न्यूज़ में एक्स्ट्रा चीज़ यही बताई गई है कि रशिया नंबर 1 पे रहा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं, नंबर 2 पे हमारे पास जो कंट्री यहाँ पर रही इराक। नंबर 3 पे हमने सबसे ज़्यादा तेल क्रूड ऑयल जो है वो यूएसए से इंपोर्ट किया। नंबर 4 पे हमने किया सऊदी अरेबिया से।
एंड देन अगर हम देखें नंबर 5 पे यूएई से, तो ये ऑर्डर आपको न्यूज़ में बताया गया है एज ऑफ जून 2025 कि कितना कितना तेल इंडिया ने कहाँ से लिया है, और वो अल्टरनेटिव्स हमें रशिया के लिए ढूंढने हैं, ठीक है, क्योंकि 85% से ज़्यादा जो इंडिया की डिमांड है, 80 to 85% जो डिमांड है ऑयल की, क्रूड ऑयल की, वो रशिया ने इंडिया की फुलफिल की है। देन उससे जुड़ा सवाल यही है, रेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इन द शेयर ऑफ प्रोवाइडिंग क्रूड ऑयल टू इंडिया एज ऑफ जून 2025। मैं भी आपको जस्ट बता के हटी थी, बस उसके रिलेटेड आप इसका आंसर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यूएई, यूएसए, इराक एंड सऊदी अरेबिया। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, कि सबसे पहले नंबर 2 पे हमारे पास इराक आता है, देन उसके बाद हमने यूएसए नंबर 3 पे, क्योंकि नंबर 1 पे हमारे पास रशिया है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे सऊदी अरेबिया आता है, ठीक है, एंड देन हमारे पास नंबर 5 पे जो यूएई है। टॉप 5 हमने एक तरह से इम्पोर्टर्स, जो हमारे इम्पोर्टर कंट्रीज हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रूड ऑयल, जो फिगर आउट कर लिए है ना। सो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। देन A counter to China Quad to create critical mineral supply chain। अब क्वाड में हमारे पास, मैंने बोला ना स्क्वाड वर्ड से आप याद रखना कि 4 कंट्रीज आती हैं इसके अंदर। अब वो 4 कंट्रीज कौन सी है? जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, देन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है एंड इंडिया इसका पार्ट है क्वाड का। तो अब हमें पता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इशूज चल रहे हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर भी, है ना। तो मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पर इस न्यूज़ में आपको ये चीज़ स्टेट की गई है कि ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश हो रही है, प्लस एक चीज़ को और मेंशन किया गया कि मोनोपोली है चाइना की इस चीज़ के ऊपर, कि अब कंट्रीज ये मान रहे हैं कि हमने ओवर डिपेंडेंस दिखा दी यहाँ पर चाइना के लिए। तो अब जो जापान है, जो कि पहले के टाइम में, आज से आप लगा लीजिए 10 साल पहले टेक्नोलॉजिकली लीड कर रहा था, अब दे आर ऑल्सो टेकिंग अप इनिशिएटिव्स। उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी यही बोलती हैं, वो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर, वो भी करना शुरू कर रहे हैं। सो अब इसको हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आपकी बेसिक्स के साथ डील करवाते हैं। तो उससे जुड़ा सवाल अब जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड देयर फीचर्स। सिंगल बायर, ओलिगोपोली, homogeneous goods, perfect competition, cartelization, monopolistic competition. How many pairs are correctly matched? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्टली मैच, दैट इज होमोजेनियस, यानी कि एक ही तरह का प्रोडक्ट है। एंड यहाँ पे आप कह सकते हो कि परफेक्टली कोई भी आ सकता है, एंट्री भी कोई भी कर सकता है मार्केट में, और एग्जिट भी इजीली ले सकता है, एक ही तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है। सो अब एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन है। सो होमोजेनियस गुड्स जो है वो परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट बनते हैं। वेराज जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, एज इन द केस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसे कि चाइना है, तो एक सेलर होगा हमारे पास, ठीक है, एंड मल्टीपल बायर्स होंगे, तो उसके हिसाब से जो प्राइस है वो डिटर्मिन किया जाएगा, जो दुकानदार है उसके बेसिस पे प्राइस को डिटर्मिन किया जाएगा, मार्केट को वही कंट्रोल करेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। देन ओलिगोपोली की बात करते हैं, इसके हिसाब से नंबर ऑफ फर्म्स या एंट्री और एग्जिट आसान तो होती है, बट इतनी भी नहीं होती, रिलेटिवली डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन जब हम बात कर रहे हैं। बट आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, बिग कंपनीज या बड़ी दुकानें होती है अपने आसपास, यहां पर हम कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं। यानी कि अब सपोज कीजिए 10 दुकानें हैं कहीं पे, उनमें से जो 3 है वो बड़ी दुकानें हैं, ठीक है। अब ये 3 जो बड़ी दुकानें हैं आपस में वो उन बाकी 7 को भी डोमिनेट करती हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो प्राइस है वो ले डाउन हो जाता है। तो कार्टेलाइजेशन में हम ओलिगोपोली को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जब हम बात कर रहे हैं, तो वो कॉम्पिटेटिव मार्केट, यानी कि मोनोपोली का और हमारा परफेक्ट कंपटीशन का ना आपस में एक ब्लेंड होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सेम टाइम के मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंपनीज डिफरेंट हो गई, है ना। कोई बोलता है इंडियन कंपनी है हमारे पास, बट जो आप मांग रहे हो वो चीज़ नहीं है ना। कोलगेट नहीं है हमारे पास, पेप्सोडेंट है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स देती हैं, बट डिफरेंट जो दुकानें हैं वहां पे आपको जाके डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, बट वो सिमिलर इन नेचर होंगे, बट ऑल्टरनेटिव्स होंगे एक दूसरों के, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोपोली, ठीक है। सो अब ये बिग बायर्स की बात करता है कि एक कोई भी व्यक्ति जब मार्केट के अंदर एंटर करता है, अब ओलिगोपोली के साथ ही इसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके अंदर क्या था, हमारे पास 3-4 बड़े मार्केट प्लेयर्स थे, यहाँ पे हमारे पास एक ही बड़ा मार्केट प्लेयर होगा, ठीक है। बिग बायर्स होंगे, जो कि अब बायर्स को यहाँ पर वेंडर्स को चूज करने की पावर देता है, एंड वेंडर्स को जब वो चूज करते हैं, है ना, अब कोई भी व्यक्ति है उसको अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर उस तरीके से ढूंढेगा जिसकी मोनोपोली हो मार्केट के अंदर, है ना। अब वो कार्टेल का एक पार्ट हो या कार्टेल को रूल करता हो, सो उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, मार्केट प्राइसेस को आपस में जो है वो शेयर करेंगे, प्रॉफिट को, फायदा हो गया उससे। अब मोनोपोली की बात करते हैं जब, वो आप मोनोपोली के साथ थोड़ा देखकर चलेंगे। यहाँ पे क्या होता है
कि सिर्फ और सिर्फ जो बायर है वो एक रह जाता है, ठीक है, बट बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, तो यहाँ पे बायर के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होते हैं। अब वो कैसे होता है कि जैसे अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ मैकडॉनल्ड्स का, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स के अंदर जो उनके बर्गर्स बनते हैं उसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक आलू का ना उन्होंने, या पोटैटो जिसको हम बोलते हैं, उसका एक स्पेसिफिक क्वालिटी चेक रखा हुआ है। तो मल्टीपल जो फार्मर्स हैं, स्पेसिफिकली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उनके अंदर वो ना उसके ठेके देते हैं, बट अब किससे वो अब प्रोड्यूस को उठाएंगे वो चीज़ को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जाता, ठीक। अब क्वालिटी चेक होता है, उसी के बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाता है, एंड जिसका जो क्वालिटी चेक से जो भी प्रोड्यूस अब क्रॉस कर जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अब उसी की जो फसल है वो प्रोक्योर कर ली जाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो बायर है वो एक है और वो बड़ा बायर है, वो रूल कर रहा है मार्केट को, ठीक है, कि प्रोड्यूस किस हिसाब से होनी चाहिए या जैसा भी हमारे पास सामान है वो किस तरीके का चाहिए होता है। देन अब नेचुरल मोनोपोली की बात कर रहे हैं, जब मैसिव स्टार्टअप कॉस्ट आती है हमारे पास, कि कोई ऐसी कंपनी जो कि एक बड़ा स्टार्टअप है, बहुत ज्यादा इनपुट के साथ आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एमएनसीज की बात करते हैं तो इनपुट कॉस्ट उनके लिए ज्यादा ही है ना। अब कोई डायरेक्टली एक एमएनसी को खड़ा कर देता है एंड ऐसी सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली उसकी नेचुरली मोनोपोली बन जाएगी, जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया बोलते हैं। एंड सबसे बड़ा बात कि उसके लिए आपकी जो इनपुट कॉस्ट आई है वो बहुत ज्यादा आई है, तो नेचुरल मोनोपोली का यहाँ पे पार्ट बन जाता है। देन व्हाई यूएस सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन जुलाई 4th। सो एक तरह से आप देखिए कि इंडिपेंडेंस जो है वो अमेरिका को लेटर ऑन थोड़ा सा मिली थी, ठीक, बट अब जो जुलाई 4th है वो क्यों माना जाता है, क्योंकि अब इनिशियली जो उनके पास 13 स्टेट्स थी ना, तो अब आपको मैं थोड़ा और बैकग्राउंड दे देती हूँ कि अमेरिका जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है। सो इन द ईयर ऑफ अराउंड 1770s की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स निकाले जिससे अब जो अमेरिकन स्टेट्स थी, जो कि इनिशियली 13 स्टेट्स थी, ये 13 स्टेट्स में ना बहुत ज्यादा आक्रोश आना शुरू हो गया, क्योंकि अब सिंस वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस, बट थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दे रही हूँ ना, तभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो 13 स्टेट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली अब उनको लगा कि जो कौन से एक्ट थे, शुगर एक्ट थे, टी एक्ट था एंड इनटॉलरेबल एक्ट्स थे, इसकी वजह से एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था अमेरिका की लोकल जनता को। तो अब लोग क्या करते हैं, उसका बदला लेते हैं। रेवोल्यूशन आता है हमारे पास, कोई भी कंट्री हो, इंडिया में भी फर्स्ट वॉर रेवोल्यूशन ऐसी आई थी, ठीक है, तो इसी तरीके फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आई थी तो उसको रेवोल्यूशन की तरह बोल दिया गया था। सो उसी तरीके से अब क्या होता है कि 1773 में ना जो अब टी लेके जा रही थी, टी को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जो भी, अब उसी व्हीकल को उन्होंने उड़ा दिया, ठीक। सो एक तरह से आक्रोश यहाँ पर दिखाया उन्होंने। धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो 13 स्टेट्स हैं इनमें से 12 स्टेट्स आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक पैक्ट को साइन कर लेती हैं कि हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है। तो जिस दिन ये पैक्ट साइन होता है वो अब 2 जुलाई थे, बट धीरे धीरे जब तक 13 या 12 स्टेट्स ने जब तक इसको रेटिफाई किया या साइन किया, एक तरह से एग्रीमेंट लेकर आए, तो वो 4 जुलाई बनता है एंड 4 जुलाई 1775। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारा ईयर है, या आप कह सकते हो 4 जुलाई को एज एन इंडिपेंडेंस माना जाता है अमेरिका के अंदर। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंट्रीज एंड रेवोल्यूशंस एंड देयर ईयर्स। को आपको मैच करने हैं, आपको कंसिडर करने हैं फॉलोइंग पेयर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली कितने करेक्टली मैच हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के तीनों की तीनों यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। अमेरिकन रेवोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1775 में इनका लड़ाई वाला मुद्दा जो है वो शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने साइन कर लिया था पैक्ट। उसके बाद फाइनली उनको आज़ादी मिल जाती है आफ्टर सर्टेन ईयर्स। बट जब हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, दिस इज रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन भी जनरली हम 2 फेजेस में देखते हैं, तो उसका फर्स्ट फेज जो है वो हम फेब्रुअरी रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो अब गवर्नमेंट थी, मोनार्की थी, नॉट ओनली गवर्नमेंट, यहाँ पे सार वर्ड यूज होता था ना, आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, सार बोलते थे। तो उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर लोग उनसे जो है परेशान हुआ करते थे, तो अब यहाँ पे भी ओवरथ्रो की गई थी गवर्नमेंट, है ना। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे भी जो मोनार्की थी उससे लोग प्रस्त हो गए थे, एंड फाइनली अब न्यू आइडियाज वहां पर जाग के आ रहे थे 1700s के अंदर, है ना। सो अब न्यू आइडियाज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सोशलिज्म की बात हो रही थी, इक्वालिटी की बात हो रही थी। सो उसी के अकॉर्डिंगली फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो 1789 इज द ईयर, ठीक है। डिटेल्ड आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। देन मिलिट्री कोऑपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया और भूटान के बीच में, तो अब वो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो है पहुंच गई है भूटान के अंदर, उसका क्या नाम रखा है, IMTRAT,
ठीक है, ये एक ओल्डेस्ट ओवरसीज मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन है इंडिया और भूटान के बीच में। तो सवाल अब आपका और मिलिट्री एक्सरसाइजेस से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में जनरली ऐसा ही सवाल आ जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। सो अब शक्ति इंडिया एंड इजिप्ट, होपेक्स इंडिया एंड फ्रांस, दोस्ती इंडिया मालदीव्स एंड श्रीलंका यहाँ आएगा। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। जब हम यहाँ पे मिशन दोस्ती की बात करते हैं ना, सो वो इंडिया मालदीव्स के बीच में ओरिजिनली थी, श्रीलंका ने लेटर ऑन इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, होपेक्स की बात करते हैं तो वो इंडिया और इजिप्ट के बीच की एक्सरसाइज है। शक्ति की बात करते हैं तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच की वो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। देन बीकेएस वेलकम्स नीति आयोग डिसीजन टू विड्रॉ पेपर। अब बीकेएस क्या है? भारतीय किसान संघ। ठीक है, सो अब कल हमने बात की थी ऑन 4 रेड लाइन्स जो कि इंडिया और यूएस की डील को यहां पर कट करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट सोयाबीन एंड मेज, जो कि दोनों की दोनों अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड या आप कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। एंड इंडिया के केस में मैंने आपको बोला था कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अलाउ नहीं करते फॉर एडिबल पर्पसेस, है ना। एंड हमने सोयाबीन के केस में ये भी देखा था कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको ये जो आइडिया है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पसंद नहीं आने वाला। सो अब प्रोड्यूसर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप लगा लीजिए बीकेएस को, तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी, उन्होंने डिमांड की थी नीति आयोग से कि दिस शुड नॉट गो इनटू इम्प्लीमेंटेशन फेज। सो उसी के केस में अब विड्रॉ कर लिया नीति आयोग ने एक वर्किंग पेपर को विद रिस्पेक्ट टू सोयाबीन एंड मेज जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हेल्थ स्टेटस को कोट किया कि जो अब 70 करोड़ इंडियंस की जो लाइफ है वो इंडेंजर हो सकती है जीएम प्रोडक्ट्स की वजह से, अगर हम उसको एडिबल पर्पसेस के लिए अलाउ करते हैं इंडिया के अंदर। सो उससे जुड़ा ही अब सवाल हम गोल्डन राइस के लिए देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। गोल्डन राइस इज अ न्यू टाइप ऑफ राइस दैट कंटेन्स बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कंपाउंड is what it gives the color, that is yellow, orange and golden color. Which of the statements above are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए के सिंथेसिस में हेल्प करता है इन द बॉडी। ठीक है, बट जब हम नॉर्मल राइस की बात करते हैं ना, वो अब विटामिन ए के सिंथेसिस में किसी तरीके से हेल्प नहीं करता। सो अब ये राइस के केस में जेनेटिकली मॉडिफाई इसको क्यों किया गया है, जेनेटिकली इंजीनियर इसी वजह से इसको किया गया कि जो अब राइस है वो एक तरह से स्टेपल डाइट है। ठीक है, एंड हमारा जो अब आइडिया है सरकार का कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड जो है उसको बढ़ाना है। एंड विटामिन ए ऐसा कोई विटामिन नहीं है जो कि इजीली या रेडिली आपको अवेलेबल हो जाएगा किसी भी तरह के स्टेपल डाइट के अंदर। तो आपको एक्स्ट्रा या तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या स्पेसिफिकली कोई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को खाना पड़ता है जिस वजह से आपका विटामिन ए बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सके। सो व्हाई नॉट टू इनकलकेट इफ पॉसिबल कि विटामिन ए आपके ऑलरेडी स्टेपल डाइट से आपको मिल सके, क्योंकि अब हमें पॉवर्टी इंडेक्स को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, गरीब इंसान को चावल भी अगर सरकार मुफ्त में दे रही है या कम दाम में दे रही है, अगर गोल्डन राइस पॉसिबल है एंड हेल्थ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं एंड वो स्टेपल डाइट भी है, सो एक पंथ दो काज क्यों नहीं हो सकते। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हो जाती हैं। डिटेल के लिए अगेन आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। देन कनाडा यूजेस ड्रोन्स फॉर रिफॉरेस्टेशन पर्पसेस, वाइल्ड फायर हिट फॉरेस्ट। तो हमें पता है कि कनाडा में 2023 के अंदर एक ऐसी ही वाइल्ड फायर हुई थी जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट लैंड क्लियर हो गया था। अब उस फॉरेस्ट लैंड को वापस से क्या किया जा रहा है, रिफॉरेस्टेशन उसके अंदर की जा रही है। एफॉरेस्टेशन नहीं, रिफॉरेस्टेशन उसके अंदर की जा रही है। कैसे की जा रही है? विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पे कैप्सूल्स जिसके अंदर अब क्या है, सीड्स भी हैं प्लस वाटर भी अवेलेबल है एंड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हैं, वो स्प्रेड किए जा रहे हैं इन दिस एरिया जो कि अब सिलेक्टिवली चूज किया गया है फॉर रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एंड ये ड्रोन्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम देखें जगह कैसे उन्होंने सिलेक्ट की, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्पेसिफिकली ना आप इस न्यूज़ के बेसिस पे बिल्डअप कर सकते हैं फॉर योर यूपीएससी मेंस या स्टेट्स के इवन के मेंस के लिए, क्या कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर में क्या रोल आता है एंड कैसे उसको इनकलकेट किया जा सकता है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड
हमारा वे फॉरवर्ड क्या बन सकता है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप इस पे आंसर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से अपना अगर सवाल देखें कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन अ पैडी फील्ड, तो अगेन यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया ये सवाल है। अगर आपको ये आता होगा बहुत बढ़िया, नहीं आता होगा तो आप प्लीज जाके 12th की एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। सो एनाबीना, नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया या ऑसिलेटोरिया, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया ये करेक्ट जो मैंने ये जो स्टेटमेंट है ना एनसीईआरटी से उठाई है कि साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉफिक यानी कि खुद से बनाने वाला या खुद से अपना खाना बनाने वाला या प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आने वाला एक ऐसा माइक्रोब है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग्स एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स, ठीक है, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक। अब साइनोबैक्टीरिया का ही पार्ट है एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेट्रा। अब अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो पैडी फील्ड्स में स्पेसिफिकली ये एक तरह के बायो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो भी ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल ऐड करता है और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। सो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसीलिए बनता है। सो आज के करंट अफेयर्स से जुड़े एमसीक्यूज यही थे। इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। सो कल के लेक्चर में मिलेंगे। कोई भी आपका फीडबैक होता है प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर लेके आने जरूरी हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।